बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि कल का दिन खुशकिस्मत दिन था। एक ही दिन में दो बड़ी खबरें मिली। उन्होंने कहा कि एक जानिब कल खाइन को जो है सर्टिफाइड कर दिया गया क्योंकि तोशा खाना केस चल रहा था इमरान खान साहब का और उसमें वो झूठे और बददियानत साबित हुए हैं। और सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान भर में फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलना था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज लाहौर में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन सारा नज़ला, सारा गुस्सा इमरान खान साहब पे बहरहाल बहुत ही वाज़े था। लेकिन उन्होंने ये भी वाज़े किया कि वो तमाम तर लोग जो लॉन्ग मार्च की धमकियां दे रहे हैं या बातें कर रहे हैं, वो बातें करते रहें। हमने 11 महीने डट कर काम करना है और उसके बाद ही इंतखाबात की जानिब बढ़ना है। तो जरा इस मुद्दे पर बात करेंगे। फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान की मईशत को कितना संभाला मिलेगा, शायद ये भी बहुत अहम तरीन सवाल है। लेकिन पाकिस्तान भर में इस वक्त पैनाडोल भी कहीं दस्तयाब नहीं है। तो जरा आज इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने दावत दी है। ज़ाहिर कराची से मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं खुर्रम शेर ज़मान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। और जो कुछ कल होता रहा और आज जब अदालत पहुंची गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो अगला लाहे अमल क्या होगा, इसके साथ मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज निहाल हाशमी साहब। उनको भी वेलकम करती हूँ। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। लेटर ऑन जरा मलिक बुस्तान से बात करेंगे और फिर पैनाडोल के मामले पर भी आपको अपडेट देंगे। निहाल हाशमी साहब, आपसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं, फिर खुर्रम शेर ज़मान की तरफ भी मैं जाती हूँ। ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि कल का दिन खुशकिस्मत था। फैटफ की हद तक तो ठीक है, लेकिन क्या वाकई आपकी पूरी जमात को इस बात की बहुत खुशी हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया इस असेंबली की मुद्दत तक? ये बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर थी आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कहीं शादियाने होते हैं और कहीं पे कहीं शादियाने बजते हैं तो कहीं पे रंजीदगी और संजीदगी होती है। आपको एक बात याद होगा कि जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 2018 में कन्विक्ट किया गया था बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, तो इमरान खान साहब, आपकी आवाज मुझे जो है स्पंज होकर आ रही है, तो हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। इन द मीनवाइल खुर्रम शेर ज़मान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? फरमाइएगा कि कल की बात, जो ज़ाहिर कराची की बात कर लें, पूरे मुल्क की बात करें, एहतजाज के लिए लोग बाहर निकले, लेकिन आपके नाक़िदीन कह रहे हैं कि इमरान खान साहब किसको कह रहे थे कि घर वापस चले जाएं? आपका वोटर सपोर्टर तो घर से निकला नहीं कल नाअहली के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बावजूद। शेर ज़मान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, लेकिन हम दोनों शख्सियात से ये बात पूछना चाहते हैं कि इस फैसले के बाद वो अपनी अपनी सिमत में, अपनी अपनी सियासी हालात में जो उनकी पोजीशन है उसको किस तरह आवाम के सामने रखेंगे। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा दोनों शख्सियात से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि खुर्रम शेर ज़मान साहब और निहाल हाशमी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम शेर ज़मान साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ सर, लेकिन ज़रा निहाल हाशमी साहब से पहले पूछ लें क्योंकि आज मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कल बड़ा खुशी का दिन था, दो बड़ी खबरें आई। निहाल हाशमी साहब, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर आप लोग काफ़ी निहाल हो रहे हैं। ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि इस वक्त जो सियासत है वो सियासत बराए सियासत हो रही है या कहीं सियासत बराए खिदमत भी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, यकीनन हम लोगों की जो सियासत का महवर है वो सियासत बराए खिदमती है और ये आपने बात ठीक की है। कहीं पे रंज अलम होता है और कहीं पे शादियाने होते हैं, कहीं रंज गम, कहीं शादियाने। ये तो एक बट नेचुरल फेनोमेना है। जब आपको याद होगा 2018 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाअहल किया गया था लाइफ टाइम, तो बहुत सारे लोगों ने शादियाने बचाए थे। ये एक बट नेचुरल चीज है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, समथिंग नॉट न्यू फॉर एनीवन। जहां तक रह गए, ये जरूर हमारे लिए एक तसल्ली और इत्मीनान की बात है कि वहां पे एक पैसा डिक्लेयर ना करने पे जिस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर को
या बेटे के फर्जी तनख्वाह ना लेने पे डिस्क्वालीफाई किया था कि जी आपने अपने एसेट के रिटर्न में इसको डिक्लेयर नहीं किया कि आपकी वहां तनख्वाह थी, तो आज सेम टू सेम वही चीज इमरान खान साहब के गले आ गई। अच्छा, कि जनाब आपने जो आमदन हुई थी या जो आपने खरीदा था या जो आपने बेचा था वो डिक्लेयर नहीं किया अपने एसेट्स में, तो अपने जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराया उसमें आपने डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है। तो आपने ये दोनों को जब आप मिलाते हैं तो आपको नजर आता है कि मियां नवाज शरीफ के साथ कितना बड़ा जुल्म किया गया था, कि उनको डिसीट किया गया, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया, उनको मेंबर पार्लियामेंट से हटाया गया, उनको पार्टी के हेड से हटाया गया और उनको बाद में फिर जेल भिजवाया गया। ठीक, लेकिन यहाँ साहब इसमें एक ज़िमनी सवाल है, मैं फिर खुर्रम शेर ज़मान साहब की तरफ जाऊंगी। इसमें ज़िमनी सवाल सर ये, तोशा खाना का मामला बिल्कुल ठीक है और उस पर ज़ाहिर जो भी वक्त का वजीर आजम हो उसको क्लियरेंस लेनी चाहिए कि वो किस तरह से तोशा खाना से अपने तमाम तर चीज़ें लेने का हक बजानिब है भी या नहीं, उसकी रकम की अदायगी और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए क्लियर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर आपने कहा, आपकी हुकूमत ने कहा कि ये आटा चोर हैं, ये चीनी चोर हैं, इनके किकबैक्स हैं, फिर वो फराग गोगी वाला मामला और दीगर, तो लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास तो बड़े, आपने कहा कि इन्होंने गैस जो है वो बर वक्त नहीं मंगवाई और उसमें करप्शन, तो कह रहे हैं आपने मेगा करप्शन पे हाथ नहीं डाला, आपने एक छोटे से केसेस में जिसमें चंद घड़ियां, चंद टी कप्स और बाकी सारी चीजें, उसमें आपने उनको नाअहल करवा के आप खुशी मना रहे हैं सर। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा तज्जिया किया और सवाल किया है। ये हमने नाअहल नहीं करवाया, ये एक शॉर्ट प्रोसेस होता है 120 डेज का, जिसमें देखिए ना हमेशा हमने एक बात की है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ होना चाहिए, और आपको याद होगा ये हमने नहीं किया, ये राणा इब्रार साहब एक जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद के, उन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी कि बताया जाए कि तोशा खाना में जो सामान आया है वो कहाँ है, किसने किस तरह से है और उसको अगर यूज किया गया तो किसने किया और किस कीमत में किया। उस वक्त इन्होंने उसे जवाब नहीं दिया और उसने कहा कि ये नेशनल इंटरेस्ट है और खारजा पॉलिसी से डिस्टर्ब होगी, और इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस भी इशू किया गया उस वक्त इनको वजारत उस्मा में, उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मगर इन लोगों ने उसको दबा दिया, उसको कहा नहीं जी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये एक जो चीज है ये प्राइम फैशी ये बता रहा है कि इनकी नीयत क्या थी, ये बताना नहीं चाहते थे, ये छुपाना चाहते थे। लेकिन आप भी खोजना नहीं चाह रहे ना वो करप्शन केसेस जो चीनी और आटे और बाकी सारी, हमने खोज लिया है। अच्छा, खोज लिया, तफ्तीश चल रही है। अच्छा, बहुत अच्छा। इनके तरह हम कहीं इनके तरह नहीं करेंगे कि शाम को प्राइम मिनिस्टर कहता है कल ये गिरफ्तार हो जाएंगे नैब के केस में और वो गिरफ्तार होंगे। हम खुर्रम शेर ज़मान साहब की तरफ जाने दीजिएगा, ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं, हम लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं, हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। लेकिन कल खुर्रम शेर ज़मान साहब, लोगों ने ये तनकीद करना शुरू की जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 साल यानी इस असेंबली की मुद्दत तक इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया गया, तो लोगों ने कहा ये इमरान खान साहब किसको कह रहे हैं कि वापस घर चले जाओ, इनका वोटर सपोर्टर तो सड़कों पर आया नहीं, सड़कें सुनसान थी, क्या मंजरनामा था और क्या कहिएगा इस मामले पर? जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैंने तसल्ली से निहाल साहब की बात सुनी, उम्मीद है कि अभी तसल्ली से बात सुनेंगे, की कोशिश करते हैं कि बीच में बात को रोक देते हैं। 2-3 चीज़ें, सबसे पहली तो गुजारिश मेरे आपसे यह है कि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि डबल स्टैंडर्ड जो है वो पाकिस्तान में कभी नहीं होने चाहिए। हर शख्स के साथ और हर सियासी जमात के साथ जो बर्ताव है वो मतलब इक्वल होना चाहिए ना। अब देखें जैसे फॉर एग्जाम्पल के आपने जो है फॉरेन फंडिंग के केस किया, तो फॉरेन फंडिंग के मामले में हमने तो सारा हिसाब किताब दे दिया, 40,000 अकाउंट का हिसाब दे दिया, लेकिन आज तक जो पीडीएम वाले हैं वो अपना हिसाब किताब दे नहीं सके और वो भाग रहे हैं और उनसे पूछा भी नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि फिर अगेन वंस अगेन डबल स्टैंडर्ड्स के तोशा खाना का हिसाब किताब आप इमरान खान से तो मांग रहे हैं, जो सिर्फ एक दफ़ा इक़्तिदार में आए, 3.5 साल का वक्त उन्होंने गुजारा, लेकिन उसके साथ जो बाकी सियासी जमातें जो मुल्क को 50-55 साल से रूल कर रही हैं, जो 5-5 बारियां पीडीएम के साथी अपने साथ गुजार चुके हैं, जिसके बारे में शहबाज शरीफ फरमाते थे कि जरदारी में लूटा हुआ माल तुमसे लाहौर और लड़काना की सड़कों पे घसीट के निकालूंगा, और जरदारी साहब फरमाते थे नवाज शरीफ के लिए कि ये कौम का चोर है, ये हरियों का चोर है, उसको हमने माफ़ कर दिया तो अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा। तो वो डबल स्टैंडर्ड्स उनसे जो है तोशाखाना के हिसाब किताब नहीं मांगे जा रहे हैं। वो बताया जाए घड़ियों के बारे में, वो बताया जाए गाड़ियों के बारे में, उसको नहीं बताया जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि जाहिर है इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगी। आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि 13 सियासी
सियासी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ी, लेकिन इनको तारीखी शिकस्त हुई। इनका जो हशर हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया के अखबारात के अंदर आया। तो ये तो लोग निकाल नहीं सकते हैं। इनके जलसों के आपने हालात देख लिए, इनके जलूस के हालात आपने देख लिए। 13 जमातें। वेयर एज इमरान खान, आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि कल एहतजाज इमरान खान की कॉल पर नहीं हुआ। अच्छा। ये तो जैसे अनाउंसमेंट हुई है दोपहर के 2 बजे पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होना शुरू हो गए। हम खुद भी बाहर निकले, हमें कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। शाम में जो खान साहब का पैगाम आया सो आया, हम तो दोपहर के 2:30 बजे ही बाहर निकल गए थे। ये बगैर लीडरशिप के हुक्म के बगैर हम बाहर निकले थे और पूरे पाकिस्तान में एक वक्त में हर शहर के अंदर एहतजाज हो रहे थे। अब जाहिर है आपको भी इस बात को समझना चाहिए, हम भी समझते हैं इनको तकलीफ तो होगी, इनको दर्द भी होगा। उसका एहसास हमें हो रहा है कि जो हशर इनका पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में हुआ है, जो हशर इनका नेशनल असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हुआ है, तो आप इनको इतनी गुंजाइश तो देना कि रोएंगे, क्योंकि जब दर्द होता है तो अगले की चीखें तो निकलती है। वो चीखें आज आपने सुनी बड़े अच्छे अल्फाज में। आपके जो इस्लामाबाद के वजीर आजम हैं उन्होंने उन चीखों का इजहार किया आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आप अंदाजा लगाएं कि शर्म का ये आलम है कि ये वो जमात है, जब फेटफ के बारे में बात हो रही थी ये असेंबली से एहतजाज करके बाहर भाग रहे थे और 48 में से 46 शिकों पे ये डिमांड कर रहे थे कि नैब के अंदर अमेंडमेंट्स कर दी जाए ताकि इनको रिलीफ मिल जाए। और वही सना इन्होंने अमेंडमेंट्स आके अपने इख्तिदार में ली और अपने तमाम उन लोगों को रिलीफ दिया अरबों रुपए का, जो ये अमेंडमेंट्स हमसे चाह रहे थे फेटफ के बदले में कि अमेंडमेंट्स ले आए और हम कर लेंगे। वो हिना जो खर साहिबा हैं उनकी भी मैंने स्टेटमेंट सुनी, वो फरमा रही है मुबारक हो, बिलावल को मुबारक हो, फलां को मुबारक हो, उनको मुबारकबाद देनी है तो सुने, मैं बस क्लोज कर रहा हूँ सना, मैं क्लोज कर रहा हूँ कि मुबारकबाद अगर आपको देनी है तो मरहूम मंसूर सिद्दीकी साहब को दें, जो FMU में होते थे, जिनको कराची से इस्लामाबाद बुलाया गया, जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की फेटफ पे। मुबारकबाद देनी है तो हमाद अजहर को दें, जो हमाद अजहर की टीम ने दिन रात लगा के फेटफ के ऊपर से तमाम जो आपके ऊपर जो लगी हुई थी रिस्ट्रिक्शन उस पर काम करके उसका खात्मा कराया। मुबारकबाद आप इमरान खान को दें। आपने किया क्या 2018 में जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो हमारे ऊपर फेटफ में हमें जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। जब हम आए हमने तो ये जो फेटफ से आप हटे, ये तो पिछले 3 महीने के अंदर तो नहीं हटे, जब ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, इसका खात्मा तो इसके ऊपर जितना काम किया वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया। अच्छा, लेकिन तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि रादर देन अप्रिशिएटिंग ये बैठकर जो है अपनी कहानियां सुना रहे हैं। ठीक है खुर्रम, मेरा सवाल बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी शायद आज यही हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि भाई ये फेटफ का जो मामला है ये मिनहसुल कौम आप सभी लोग सहरा बांध लें, लेकिन बहरहाल मिली जुली कोशिशें हैं और जाहिर है सबको अप्रिशिएट करना चाहिए इस पर। लेकिन खुर्रम साहब, इसमें ज़िमनी सवाल मेरे पास ये था, इमरान खान साहब एक जानिब कह रहे हैं हमारे बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। आज उन्होंने आजम स्वाति के साथ अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वो कह रहे हैं मैं अगले जुमे आपको लॉन्ग मार्च की डेट देने लगा हूं। सर ये कंफ्यूजन है, बैकडोर राब्तों में लॉन्ग मार्च के रुकने की। क्लियर करता हूं, देखें यस सर, मैं आपको क्लियर करता हूं ना, आप इस बात को अच्छी तरह समझती हैं और आप जानती हैं इमरान खान को बहुत अच्छी तरह कि अगर इमरान खान कहते हैं कि अगर हमारे उनसे राब्ते हो रहे हैं तो मुल्क के मफाद के लिए हो रहे हैं ना। अगर उन राब्तों में और उन मीटिंग्स के अंदर ये बैठ के अपनी लिस्टें दे दें कि अगर आप इख्तिदार के अंदर आ जाते हैं तो हमारे फला लोगों पर आप केसेस नहीं करेंगे, हमारे करप्शन के केसेस वापस नहीं खोलेंगे, अगर आप 2/3 मेजोरिटी लेकर आ जाते हैं तो हम नैब के अंदर वापस अमेंडमेंट्स ला के उन केसेस को नहीं खोलेंगे, आप अगर इख्तिदार के अंदर आ जाते हैं तो ओवरसीज को आप जो है वापस वोट का राइट नहीं देंगे, अगर आप इख्तिदार के अंदर आ जाते हैं तो EVM के थ्रू जो है इलेक्शंस कराने की बात नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। ये सारे केसेस तो सना हमारे किए हुए नहीं थे, ये तो सारे केसेस नवाज शरीफ ने जो है शहबाज शरीफ पे और नवाज शरीफ पे किए थे और जरदारी ने इनके ऊपर किए थे। लेकिन खुर्रम साहब ये क्लियर करें ना कि बैकडोर राब्तों में कभी भी नहीं है, बैकडोर राब्तों में और लॉन्ग मार्च में ये तय होना है कि लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा। बैकडोर राब्ते इसलिए हो रहे हैं, देखिए बैकडोर राब्ते का होने का मकसद सिर्फ एक है कि मुल्क को इस बहरान से निकालना है। इस पर मुल्क के अंदर जो इंपोर्ट के खबर है खुर्रम शेर जमान साहब, उनको ठीक करने, मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाना है। ठीक है, इसी इलेक्शन के ऊपर पॉइंट है राब्ते करने कि हमने कोई अपने जो है ना जायदादें बनानी है। जायदादें तो ये लोग ही बैठकर बनाए ना। एक आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था वो कहता कि मैं जो है ना हम अरबोंपति बन गए, हमारे बाप दादों की जायदादें थी, वो कतरी खत के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ बहुत सारी
एक बहुत तवील फहरिस्त है जो अरबापति बन भी गए और आज कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन निहाल हाशमी साहब, खबर गलत हो सकती है, सही हो सकती है, इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है, हमारे जराए बता रहे हैं केयर टेकर सेटअप के हवाले से कहीं बात हो रही है, कहीं शायद अर्ली इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं, डेट्स भी कुछ फाइनलाइज करने की बात हो रही है कि फैब तक आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आप डेट अनाउंस कर दें। फिर आपके सर पे ज़ाहिर है नवंबर की डेट मौजूद है जिसमें आपने तकर्रुरी करनी है आर्मी चीफ के मामले पर। ये फरमाइएगा कि पीडीएम जो है वो मतलब अपना मुस्तकबिल क्या देख रही है और इस वक्त क्या तय कर रही है, आपके दरमियान क्या मशावरत हो रही है? केयर टेकर सेटअप पर मशावरत हो रही है, जनरल इलेक्शन अनाउंस करने पर मशावरत हो रही है, ये क्या देख रहे हैं आप लोग? किस तरह से इस वक्त जो सियासी बहरान पैदा होने जा रहा है लॉन्ग मार्च की सूरत में अगर होता है तो उससे कैसे कोप अप करेंगे? देखिए सर, मुशावरत तो जरूर हो रही है और हर सतह पे हो रही है, मगर वो मुशावरत हो रही है कि सैलाब ज़दागान को कैसे बहाल किया जाए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए मुशावरत हो रही है, पेट्रोल की कीमत नीचे लाने के लिए मुशावरत हो रही है, इसाक डार साहब मईशत को ठीक करने के लिए मुशावरत कर रहे हैं, अपने जो सियासी जमात है उन सारे सियासी जमातों के साथ मुशावरत हो रही है कि एक साल जो अगले 11 महीना है इसे हम किस तरह से पाकिस्तान के लोगों को एक नए मुकाम पे लेके जाए। जो नुकसानात 3.5 साल में मईशत की और इस्तेहकाम में और खारजा में और दाखिला में हुआ उसको कैसे रिबिल्ड किया जाए और जो सियासी तौर पे अफरा तफरी पैदा की गई उसको कैसे ठीक किया जाए। अदरवाइज जो इलेक्शन का है वो अपने वक्त पे होगा, जो केयर टेकर है वो उस वक्त तय कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो सेटल्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्मी चीफ को तैनात करने का इख्तियार सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को है और ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो बैकडोर से नहीं, वो पार्लियामेंट के ही है, इसी पार्लियामेंट ने उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, तो ये उनका इख्तियार और हम इसमें मुशावरत कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी किसी और चीज पे ना मुशावरत हो रही है ना होगी और हम किसी ऐसे गैर आईनी गैर जमहूरी मुशावरत पे यकीन नहीं रखते। हमारे अल्लाह के बाद हमारे अपने अवाम पे मुशावरत करना है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन है। निहाल साहब ये फरमाइएगा, अभी तो आपके मसल्स हैं, जाहिर है आप इख्तिदार में हैं, गो के 13 जमातें हैं कि 14 जमातें हैं, बहरहाल मसल्स हैं आपके, आप विफाक में है। नवाज शरीफ साहब क्यों आने पर रिलक्टेंट हैं और कब तक उनकी आमद मुतवक्के है? और आप समझते हैं कि नियर बाय इलेक्शन आप उनको समझते हैं कि वो आप बुलाएंगे उनको वापस, या अभी भी कुछ हर्डल्स हैं, यानी क्लियरेंस नहीं मिल रही है नवाज शरीफ साहब को? क्लियरेंस देने वाला जात अल्लाह की है, पाकिस्तान की आवाम की है। और जो आज काजी फैज ईसा साहब हमारे सीनियर तरीन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट साहब ने कह दिया कि जो कुछ माजी में हुआ नवाज शरीफ के साथ, देखिए नवाज शरीफ को और उनके खानदान को और उनकी पार्टी को और उनके पार्टी के ओहदेदारान को मेलाइन किया गया, एक प्लान प्रोग्राम के तहत उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, उनके ऊपर ज्यादती की गई, उनको बदनाम किया गया, उनको चोर डाकू कहा गया, उनको जेल भेजा गया, उनको जेल के अंदर अजियत दी गई। तो ये सारा एक प्लान चीज था। लेकिन निहाल साहब देखें, आप आज निहाल साहब कतई कलामी की माफी के साथ सवाल ऐड कर लें। सना एक मिनट, लेट मी फिनिश जस्ट 1 मिनट प्लीज कंटिन्यू। ये जो अभी मेरे भाई कह रहे थे अरबपति और करोड़पति की बात, तो याद रखिएगा ये वही नवाज शरीफ है जो अपने जाती जेब से आज से 30 साल पहले इमरान खान साहब को 50 करोड़ रुपया का चंदा देते हैं, उनके हॉस्पिटल की तामीर में हिस्सा लेते हैं। तो ये इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल से वक्त का ज़ाया है, फजूल बातें हैं कि लेकिन अच्छा निहाल साहब अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताइएगा अभी आजम स्वाति के साथ जब इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो कह रहे थे 21 जमहूरियत की बात करते हैं, अपने आप को बड़ा जय्यद ज़ाहिर हुक्मरान कहते हैं। इन्होंने शहबाज गिल के साथ इंतहाई वायलेंस किया, उसको मारा पीटा, उन्होंने कहा बरहना किया गया। आजम स्वाति जिनके मतलब उनकी उम्र इतनी है, दादा हैं वो, उनकी पोतियों के सामने उनको मारा गया, फिर उन्होंने वही अल्फाज इस्तेमाल किए गए किए उन्होंने कि उनको भी बरहना किया गया। तो ये कौन करवा रहा है? ये इनको इस तरह से उठवाना या इस तरह से पिटवाना, ये आप लोगों की प्रैक्टिस है? सना एक बात मैं आपको बताऊं, हम इस पे ईमान नहीं रखते, यकीन नहीं रखते, हमें शर्मिंदगी है अगर कहीं भी किसी भी जगह दुनिया में कहीं ये अमल किया जाता है, हम उसको कंडेम करते हैं। अब जहां तक रह गया इल्जाम, तो ये आजम स्वाति साहब हो या शहबाज गिल हो, इन सबको
जो गंदा कर रहे हैं, उनको सबको मेलाइन कर रहे हैं, वो खान साहब कर रहे हैं, हमारी पार्टी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट में हम लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं, हम इकोनॉमी को बेहतर करने आए हैं, हम इंतकाम लेनी नहीं है। हम इमरान खान वाली पॉलिसी नहीं रखते हैं कि पूरी लीडरशिप को बगैर किसी जवाब के जेल में डाल दें, उन पे तशद्दुद करें, उनके घरों पे छापे मारे, उनको अहल को तंग करें। हम ऐसा काम नहीं करते ना। मैं लास्ट कमेंट जरा खुर्रमशेर जमान साहब से ले लूं। खुर्रमशेर जमान साहब, ये फरमाइएगा कि लॉन्ग मार्च की तैयारियों की बात हम काफी दिनों से सुन रहे हैं, शायद बकौल इमरान खान साहब के आज की प्रेसर के वो कह रहे हैं वो जुम्मे को अनाउंस कर देंगे। आपका वोटर सपोर्टर कितना इंटैक्ट है और आप समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च सक्सेसफुल होगी इन टर्म्स ऑफ जनरल इलेक्शन, कि आप अपनी बात मनवा सकेंगे, या उससे पहले ही कुछ मामला आपको लगता है या खबर है आपके पास तो बताइए कि चीजें या मामला तय हो रहे हैं जनरल इलेक्शन के मामले पर? अच्छा देखिए सना, इसमें एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये आने वाली जो लॉन्ग मार्च होगी, इसके अंदर आप तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को तो ज़रूर देखेंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो आप आवाम का एक सैलाब देखेंगी पूरे पाकिस्तान से निकलते हुए, अच्छा, वो शायद पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर अखबारात के अंदर लिखा जाएगा, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया को दिखाया जाएगा। उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप जैसे टीवी चैनल्स को डरा धमका के तो ज़रूर रोक लिया जाएगा, लेकिन ये पूरी दुनिया दिखाएगी और ये तारीखों के अंदर लिखा जाएगा। अच्छा। बलूचिस्तान से भी लोग निकलेंगे, कश्मीर से भी, गिलगित से भी, सिंध से भी, पंजाब से भी। ये सब आप ये नहीं समझेंगे ये खाली इस्लामाबाद का होगा, ये लॉन्ग मार्च पूरे पाकिस्तान से लोग अपने घरों से खुर्रमशेर जमान साहब, राना सनाउल्लाह साहब को भी जहन में रखें। चाहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि हालात नहीं, राना सनाउल्लाह साहब की क्या हैसियत है, वो तो बस उनको एक कुछ शेलिंग करनी आती है और उसके अलावा वो क्या जानते हैं। जो राना सनाउल्लाह ने कौम में यहाँ पे लोगों के साथ किया है, वो अल्लाह ना करे कि निहाल हाशमी के साथ कभी भी कोई करे, और हम चाहते भी नहीं कि इनके साथ कभी हो। और मेरे ख्याल से उसको उसकी तनकीद करनी चाहिए, उसको मुस्तरद करना चाहिए। लेकिन आप इस बात को याद रखें कि ये जो फाइनल कॉल इमरान खान की आएगी, उसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई सामने खड़ा रह सकेगा। अच्छा। अगर आप मुल्क की सलामती चाहते हैं तो देखिए पूरी दुनिया के अंदर आप यूके के एग्जाम्पल्स ले लें कि यूके में क्या हो रहा है, कितने प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे चेंज हो गए। आपने देखना है कि आपकी कौम क्या चाहती है, आपके मुल्क में लोग क्या चाहते हैं। वो लोग इस वक्त जो हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, इस पीडीएम को मुस्तरद कर चुके हैं। अच्छा। इनकी मेहरबानियों की वजह से आज डॉलर आप देखें कहाँ पे, आज पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ पे, आज आपकी स्टॉक एक्सचेंज की तबाही हो गई है, आज आपकी पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब्जियां, गोश्त, मुर्गी, क्या दुनिया की चीज ऐसी है जो इस पीडीएम ने खत्म हो गया। बट थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रमशेर जमान साहब, निहाल हाशमी साहब, दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। आवाम के हालात नहीं बदले, जिस चीजों का तकाजा या जिन चीजों के आज नाम लिए जा रहे हैं कि महंगाई हो गई है, ये महंगाई पिछले 4 बरसों में भी थी जब इमरान खान साहब वजीर आजम की हैसियत से मौजूद थे, लेकिन आवाम के हालात शायद बदलने चाहिए और उसके लिए मईशत की बहाली बहुत जरूरी है। फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद कितनी ज्यादा बेहतरी आएगी, डॉलर के हवाले से भी बात कर सकते हैं, पॉइंट और दीगर हवालों से भी इस ब्रेक के बाद। और फिर सबसे अहम मसला चल रहा है सोशल मीडिया पर, टॉप ट्रेंड पैनाडोल दस्तयाब नहीं है। वेलकम बैक नाजरीन। ज़ाहिर है सबसे अच्छी खबर कल पाकिस्तानियों के लिए यही थी कि 4 साल बाद फैटिफ की ग्रे लिस्ट से बहरहाल पाकिस्तान बाहर आ गया। ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए और दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है और थी। लेकिन अब इस सब के बाद पाकिस्तान किस तरह से अपनी मईशत की बहाली में भी किरदार अदा कर सकेगा, और दूसरा ये कि जो तरसील है, चाहे वो डॉलर के हवाले से हो या पॉइंट्स के हवाले से हो, उसकी तरसील में किस हद तक फ़ायदा हासिल हो सकेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मलिक बोस्तान, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। मलिक बोस्तान साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। सर ये फरमाइएगा कि कारोबारी हजरात के लिए फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलना एक बड़ी खबर है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर इस खबर को किस तरह से देखा गया और इसके क्या असरात मुरतब होंगे आने वाले दिनों में?
मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को, मिलिट्री और सिविल क़यादत को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके भारत के तमाम अज़ाइम को नाकाम बना के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में ले आए हैं। यकीनन ये इनकी दिन रात कोशिशों का नतीजा है और पाकिस्तान को पूरा करते हुए पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में, और मैं डार साहब के 2 दफ़ा इनके दौरे हुकूमत में निकला है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से, 2015 में और अब 2022 में। और इसके बाद मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अब बैरून सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए हैं, और जिस मुल्क पे ग्रे लिस्ट में दरवाज़ा हो बैन हो जाए तो उसके लिए बाहर के इन्वेस्टर जो है वो सरमायाकारी नहीं करता। और अब तक जो एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को $40 अरब का नुकसान होगा ग्रे लिस्ट लेने की वजह से। और पाकिस्तान की अब मैं समझता हूँ बैरूनी कर्जे भी लेना आसान हो जाएंगे, बैरूनी इन्वेस्टर का एतमाद भी बहाल होगा। हुकूमत तमाम रुकावटें ख़त्म करके फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है, और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने में सरमायाकारी होगी। जैसे चाइना ने MLM मनसूबे को तकरीबन मंजूर कर लिया है, और पाकिस्तान की सबसे 2 खुशखबरी हैं जुम्मे के हवाले से और रबी अव्वल के हवाले से। कल एशिया तरक्याती बैंक ने $1.5 अरब जो है वो भी मंजूरी दे दी, और 24 अक्टूबर को इंशाल्लाह पाकिस्तान के रिजर्व में शामिल हो जाएगा। तो इसी तरह पाकिस्तान के लिए अब आने वाले दिनों में सरमायाकारी के दरवाजे खुलते हैं तो पाकिस्तान में रोजगार के मौके भी खुलेंगे। और CPEC जो कि इस वक्त तकरीबन उसमें काम रुक चुका था, उसमें अब दोबारा पेशरफ्त हो रही है। हुकूमत तमाम रुकावटें खत्म कर। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, ये एक तो जाहिर इंपॉर्टेंट बात ये है कि हवाला और हुंडी जो है उसको तो बहरहाल रुकना चाहिए, और हर सतह पर उसकी जितनी भी रोकथाम है वो बहुत जरूरी है। अब जब फैटफ की कल जब फैटफ के सदर ने बात की तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि वॉच लिस्ट बहरहाल रहेगी पाकिस्तान पर, कि क्या मजीद बेहतरी हो सकती है, पाकिस्तान मजीद किस तरह बेहतर परफॉर्म करेगा। ये बताइएगा कि इस दौरानिए के अंदर ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉलर जो है वो अचानक ऊपर जाता है, फिर फ्लक्चुएट होता है, फिर नीचे आता है। डार साहब के आने से भी ये फ्लक्चुएशन चल रही है। इस दौरान जो डॉलर की जिसे मैं कह सकती हूँ डिमांड एंड सप्लाई, उसमें भी आप समझते हैं कि कुछ किसी तरह का तातुल आएगा, या वो बेहतर होगी, सस्टेन कर पाएगी? फिर यहाँ से तरसील का जो अमल है, चाहे जिन लोगों के बाहर बैंक अकाउंट्स हैं उनको किस हद तक इसमें विजिलेंट होने की जरूरत रहेगी कि वो किस तरह से पाउंड्स की या डॉलर की तरसील कर रहे हैं? मैं समझता इसमें वर्कर रेमिटेंस में भी इजाफा होगा, और होम रेमिटेंस में भी इजाफा होगा, और इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। हमारी पेटअप की वजह से बड़े पैमाने में लोग डॉलर अपने पाकिस्तान में नहीं रहे थे, बाहर रोके हुए थे, तो अब इसमें हमारी रेमिटेंस भी बढ़ेगी। और इसमें हुंडी हवाले से जो आपने बात की है, पाकिस्तान ने कंप्लाइंस में टॉप 10 कंट्री में इसका शुमार है। पाकिस्तान ने ओवर कंप्लाइंस की हुई है। जब दुनिया में कहीं भी आप देखें एक्सचेंज कंपनी को मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, उसके साथ वीडियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया कस्टमर का, उसके साथ ही जो है जितने भी उसका रिकॉर्ड है वो भी 10 साल के लिए रखना जरूरी हो गया। तो पाकिस्तान में हुंडी हवाला तकरीबन अब बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से वर्कर रेवेन्यू आपने देखा बहुत ज्यादा बढ़ी है, और इसमें मजीद इजाफा होगा। ठीक, मलिक बोस्तान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि हम इस पर मजीद डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और इस पर हम बात करते रहेंगे। फैटफ के इस मामले के बाद बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं जिस पर हम यकीनन गाहे गाहे बात करते रहेंगे। लेकिन अभी एक बात और करना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह से मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर वैसे तो बहुत सारे टॉप ट्रेंड्स जो हैं वो ट्विटर पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये पैनाडॉल जो है नहीं मिल रही, और सिर्फ पैनाडॉल हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा था। उसके साथ साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि दवासाज कंपनी जो है, आज खबर भी लगी हुई है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर भी, अखबारात में भी, कि जो पैनाडॉल की दवासाज कंपनी है उसने ये कहा है कि वो पैनाडॉल भी अब नहीं बनाएगी, और बच्चों का जो पैनाडॉल का सिरप है वो भी नहीं बनाया जाएगा। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ड्रैप इस सारे मामले पर क्या कर रहा है? लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान ने आज पैनाडॉल के ऊपर कुछ कहा, जरा पहले वो सुने। पूरी कोशिश होती है कि जो भी रिलीफ हो आवाम के हवाले की। आज ये पैनाडॉल जो है बड़ी महंगी पैनाडॉल हो गई है, मैंने कहा मैं कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, उसका हल ढूंढेंगे। उसका हल ढूंढेंगे। हल ये है कि मैं अपनी बात करूं तो 70 रुपए में भी पैनाडॉल मिल रही है, और अगर 70 रुपए से ऊपर भी दिए जाए तो वो फिर आपको 2 जिसे कहते हैं स्ट्रिप्स पैनाडॉल की देते हैं। ज़ुएब जेजा, पैनाडॉल बंद हो गई है, सार्फिन क्या कहते हैं, दवासाज कंपनीज का क्या एजेंडा है, क्योंकि पैनाडॉल की कीमत का तनाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है खमियाजा।
पैराडोल नापैद हो गई है, पैराडोल यहाँ पर नहीं है। पैराडोल उसको मिलेगी जो दुगनी तुगनी कीमत देगा, उसको ब्लैक में जो है वो पैराडोल मिल जाएगी। लेकिन अगर वो उसी दाम में पैराडोल खरीदना चाहता है, यानी कि 380 रुपए का जो डब्बा था वो 800 से 1000 रुपए में जो है इस वक्त मिल रहा है, बल्कि वो भी जो है वो आपको एक से ज्यादा आप खरीदेंगे तो मिलेगा। अगर आप चाहते हैं एक डब्बा खरीदना, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, नापैद हो चुका है। जो दुकानदार है उनका कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जो माल है उसकी कीमतें जो है वो बहुत ज्यादा मांगी जा रही है, जिसकी वजह से वो पैराडोल नहीं खरीद पा रहे हैं और लोगों तक बासानी ये नहीं पहुंच पा रही है। हर चीज में अब आपको पैराडोल की जरूरत पड़ती है। एंटी एलर्जी की दवा यहाँ पर नहीं है, सिर्फ पैराडोल नहीं बल्कि 40 ऐसी अद्वियात है जो मार्केट में इस वक्त शॉर्ट है। और जो ड्रैप है वो अद्वियात की कीमतें बढ़ाने को तैयार नहीं है और उसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बुरे तरीके से लोग यहाँ पर मर रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, हर जगह आपको। कुछ कॉम्पिटिटर्स भी है मार्केट में जो पैराडोल की जगह को रिप्लेस करना चाहते हैं, इस बारे में फरमाइएगा, क्या इंसाइट है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल पैराडोल का जो रॉ मटेरियल है वो आता है बाहर से, उसकी ड्यूटियां इतनी महंगी कर दी हैं और वही रॉ मटेरियल आपकी 2-3 कंपनियां हैं जो कि लोकल बना रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं जो पैराडोल का गाहक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको तोड़ा जाए। और तमाम का तमाम वो कंपनी चाहती है कि वो पैराडोल जैसा जो है वो माल बनाना शुरू करे ताकि उनको फायदा हो। और यही वजह है कि जो ड्रैप में मौजूद लोग हैं उन्होंने कैबिनेट में जो है वो अद्वियात की कीमत बढ़ाने के जो है वो रेट तो भेज दिए, लेकिन वहां पर भी तोड़ जोड़ की जो है वो बातें हैं उसकी सुनवाई जो है वो आ रही है, जिसकी वजह से पैराडोल की कीमत जो है वो नहीं बढ़ाई जा रही। कंपनी का कहना है कि 1 रुपया आप एक गोली पर बढ़ा दें, लेकिन उसके बावजूद आप उसकी सुन रहे हैं। और 1990 और 2000 के दरमियान जो रेट तय हुए थे आज भी 2022 रेट पर मिल रही है। ठीक है, इसके ऊपर कंटिन्यूएशन में आपके साथ इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आज आपने अपडेट किया। बहरहाल आपने प्राइम मिनिस्टर को भी सुन लिया, वो कह रहे हैं वो रेट नहीं बढ़ाएंगे और दवासाज कंपनी कह रही है कि आप मत बढ़ाएं रेट, हम आपको दवाई नहीं देंगे। आवाम इस सब में पिसेगी, लेकिन शायद हमें इसका हल निकालना ही होगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।